हेलो नाइन्थ वालों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे क्लास 9th मैथ्स एडवांस का एक टॉपिक है। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कॉम्बिनेट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नंबर लोक लिया हुआ है, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में 1 2 3 एंड 4 ये 4 सिस्टम दिए हुए हैं, जहां पर क्या बेटा 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी है। अगर आपने कभी लाइफ में नंबर लॉक देखा है तो आपको पता होगा वहां पर 0 से लेके 9 तक नंबरिंग लिखी होती है। और यहां पर कोई भी एक नंबर, जैसे सिंपल यहाँ 999 लिखा हुआ है, या फिर 002 मान लीजिए, या एट रैंडम कोई भी नंबर मान लीजिए, जो कि हम जनरली सेट करते हैं इस नंबर लॉक को ओपन करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ कलेक्शन हो सकते हैं जिससे कि हम इस लॉक को ओपन कर सके, तो जहां तक मुझे लगता है क्लास 9 का कोई भी बच्चा आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के तरीके हम इस चैप्टर में सिखाते हैं। इवन यहां तक भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि इस नंबर ऑफ कलेक्शंस में ऐसे कितने इवन नंबर होंगे जिससे मैं इसको ओपन कर सकूं, या कितने ऑड नंबर होंगे, या कितने प्राइम नंबर होंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास इस कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर के कंसेप्ट को यूज करके कैलकुलेट की जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या लिखा है, इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स by breaking complex problem into the smaller individual decisions, and this rule is comprises of two core rules. First one is rule of multiplication और rule of addition। ये तो बेटा थी क्या लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज, जहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझाया गया है। अब इसको समझते हैं बहुत सिंपल वे में। क्या है बेटा कि यहां पर हमारे पास दो इवेंट होंगे, यहां पर क्या होंगे, दो इवेंट होंगे। अगर हम बात करें इवेंट 1 की, तो इवेंट 1 ऐसा है कि जो बोलिए सिंपल m तरह के पैटर्न्स फॉर्म कर सकता है। वहीं पर जो इवेंट 2 है बेटा, वो हमारे पास n तरह के पैटर्न्स फॉलो कर सकता है। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि कोई एक इवेंट हुआ है जो कि m पैटर्न्स में हुआ है, और कोई इवेंट 2 है जो कि किसमें, n पैटर्न्स में हुआ है। तो बेटा इन दोनों के साथ होने का, यानी ये दोनों पैटर्न जब साथ होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं किसके थ्रू से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन शॉर्ट FPC। अब बेटा इसके अंदर हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला होता है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और इसे हम एंड रूल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रूल ऑफ एडिशन, जिसे हम और रूल भी कहते हैं। तो बेटा एंड रूल और ऑड रूल पे जाने से पहले हम एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक व्हाइट शर्ट है और दूसरी तरफ मेरे पास कौन से कलर की शर्ट है बेटा, ब्लू कलर की शर्ट है। कौन से कलर की शर्ट है, ब्लू कलर की शर्ट है। मेरे पास 3 ट्राउजर भी हैं, पहली ब्लैक कलर की है, दूसरी ग्रे कलर की, और तीसरी क्या बेटा, नेवी कलर की है। और मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं इन 2 शर्ट और 3 पैंटों का कॉम्बिनेशन बनाऊं जिससे कि मैं पूरे वीक में एक शर्ट और एक पैंट का कॉम्बिनेशन बियर करके जा सकूं, या फिर एक आउटफिट रेडी कर सकूं, और ये आउटफिट हमारा क्या बेटा रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर स्टार्ट लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। हमने क्या किया, व्हाइट शर्ट को किसके साथ बेटा, पहले ब्लैक पैंट के साथ पहन लिया, व्हाइट शर्ट को फिर हमने ग्रे के साथ पहना, फिर व्हाइट शर्ट को हमने नेवी ट्राउजर के साथ पहना। सेम हमने क्या किया, ब्लू शर्ट को भी क्या किया बेटा, ब्लैक ट्राउजर के साथ पहना, देन ग्रे ट्राउजर के साथ पहना, देन क्या किया बेटा, नेवी ब्लू ट्राउजर के साथ पहना हमने। तो बेटा यहाँ पर टोटल हमारे पास पॉसिबल, यानी जो पहला इवेंट था, जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट है, वो फर्स्ट इवेंट एक्चुअल में क्या है बेटा कि हमारे पास 2 शर्ट है, उनमें से किसी एक शर्ट को हम पहन रहे हैं, यानी कि 2 शर्ट में से हम कितने वे में पहन सकते हैं, उसको 2 वे में पहन सकते हैं। वहीं पर सेकेंड इवेंट में क्या है, हमारे पास पैंट्स हैं, हमारे पास क्या है, पैंट्स है कितनी, 3, जिनको हम 3 अलग अलग वे में पहन सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास 2 into 3, यहाँ पर देखिए ना, 3 ये 2 into 3, यानी टोटल कितना आ गया, 6, यानी कि 6 अरेंजमेंट हमारे पास आए। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल वे में अरेंज करने के मेथड को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास
रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और रूल ऑफ एडिशन, या बोलिए एंड रूल और रूल क्या होता है बेटा। यहाँ क्या लिखा हुआ था, रूल इज अप्लाइड व्हेन एन इवेंट ऑकर मल्टीपल्स इंडिपेंडेंट स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड टुगेदर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस रूल इज यूज्ड व्हेन यू हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस। ठीक है बेटा, मतलब दोनों चीजों को आपको समझाता हूँ क्या है दोनों चीज में। एंड रूल में क्या है कि अगर कोई इवेंट है वो मल्टीपल टाइम हुआ है और हम उसको साथ में ले रहे हैं, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर बोथ द इवेंट निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करेंगे। वहीं पर हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, उनमें से एट रैंडम किसी एक को चूज करना है, तो उस केस में हम कौन से रूल ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल, हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। पहला डायग्राम क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं। पहला है एप्पल, देन ये समथिंग कुछ है, इमेज फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही, आप इसको भी कोई फ्रूट मान लीजिएगा। और देन यहाँ पर थर्ड क्या है बेटा, बनाना है। अगर मुझे एट रैंडम इन तीनों में से किसी एक फ्रूट को खाना है, तो इस केस में मुझे क्या करूंगा, तो बेटा इस केस में क्या आ रहा है, इन तीनों में से किसी एक को खाना है, मतलब एक चॉइस निकल कर आ रही है। मेरे पास चॉइस है, मैं किसी को भी खा सकता हूं, मैं किसी को भी खा सकता हूं। मेरे पास क्या आ रही है बेटा, एक चॉइस निकल कर आ रही है। तो इस वे में जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो हम यहां पर किसका बेटा, और रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, और रूल का यूज करते हैं। वहीं पर सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि यहां पर हमारे पास कुछ पैंट्स हैं, कुछ शर्ट है। सिंपल समझिएगा, मेरे पास यहां पर 2 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं। बेटा क्या है, 3 पैंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, एक शर्ट और एक पैंट का कॉम्बिनेशन बनाना, जो मैं पीछे किया था। अगर मुझे एक शर्ट और एक पैंट का कॉम्बिनेशन बनाना था, यहाँ पर मेरे पास चॉइस नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, चॉइस नहीं है। बट पहले इवेंट को मैं 2 वेज में अरेंज कर सकता हूँ और दूसरे इवेंट को मैं कितने में, 3 वे में अरेंज कर सकता हूँ। तो जब मुझे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने पड़ेंगे दोनों के लिए, तो मैं यहाँ पर रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा। मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास कितने आ जाएंगे बेटा, 6। और यहाँ पर एट रैंडम किसी एक को चूज करना, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन। तो बेटा यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज किया, एंड रूल यूज किया। ठीक है बेटा, कौन सा रूल यूज किया, एंड रूल यूज किया। अब यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Our restaurants offer 4 starters, 5 main course and 3 dessert. In how many ways can a 3-course meal be ordered? मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक रेस्टोरेंट है जहां पर हमारे पास 4 तरह के स्टार्टर्स हैं, 5 तरह के मेन कोर्स है और 3 तरह के क्या है, डेजर्ट है। यदि मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक कोर्स बनाना है, यानी कोर्स ऑफ मील बनाना है जिसमें स्टार्टर भी हो, मेन कोर्स भी हो और डेजर्ट भी हो, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मील्स कितने बन जाएंगे। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टर्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टार्टर्स की बात की जाए, तो हमारे पास कितने तरह के हैं, 4 तरह के। तो हम उसको 4 वे में अरेंज कर सकते हैं। वहीं पर बेटा मेन कोर्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मेन कोर्स की बात की जाए, तो मेन कोर्स में हमारे पास कितने टाइप है, 5, तो हम उन्हें 5 वे में अरेंज कर सकते हैं। और यही बात करें डेजर्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, डेजर्ट यानी मीठे की बात की जाए, तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 3 वेज में हो सकते हैं। अब इन सब में से किन्हीं एक को लेना है, मतलब चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं, यानी हर एक इवेंट n टाइम्स हो रहा है, कोई n टाइम्स, कोई m टाइम्स, कोई हमारे पास p टाइम्स हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को निकालने के लिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए कहा था। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, 4 × 5 × 3। तो 4 × 5 × 3 हम करते हैं, तो 4 × 5 कितना, 20, 20 × 3 कितना बेटा, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो यानी कि मैं 60 वे में क्या कर सकता हूँ, डेजर्ट, मेन कोर्स एंड स्टार्टर को अरेंज करके 60 तरह के मील्स को ऑर्डर कर सकता हूँ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझते जाइएगा, बड़े आसान से क्वेश्चन है। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक रूम है जिसके अंदर एक हॉल है जिसके अंदर हमारे पास 5 डोर्स हैं एंट्री के लिए। वहीं पर हमारे पास 3 डिफरेंट डोर्स हैं, किसके लिए, एग्जिट के लिए। तो यदि एक बंदा किसी एक डोर से एंटर करे और दूसरे डोर से एग्जिट करे, क्या करे, एग्जिट करे, तो बताए इस तरह के टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स कितने हो सकते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें किसी एक डोर से एंटर करना है और किसी एक डोर से बाहर निकलना है।
तो यदि हम जो एंट्री कर सकते हैं, हम जो क्या कर सकते हैं बेटा, एंट्री कर सकते हैं, वो एंट्री हम कितने वेज में कर सकते हैं, 5 वेज में कर सकते हैं। वहीं पर जो रूम से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, एग्जिट कर सकते हैं, तो वो एग्जिट करने के कितने वेज है बेटा, 3 वेज है। अब हमसे ऐसा तो बोला गया नहीं है कि किसी एक से ही करनी है या फिर किसी एक से एंट्री करनी है और किसी एक से एग्जिट करनी है, तो हम रैंडम किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला है 5 एंट्री के लिए और 3 एग्जिट के लिए। तो अगेन यहाँ पर दोबारा से रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15 टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, जिसमें कि एक पर्सन किसी रूम के अंदर एंटर कर सकता है और बाहर जा सकता है। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, हम किसकी बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आ बाइसिकल लॉक हैज 3 डिजिट, यानी कि एक बाइसिकल यानी साइकिल का जो लॉक होता है, नंबर लॉक जो मैं समझाया था, उसके अंदर 3 डिजिट का पैटर्न है और हर एक डिजिट के अंदर कितना लिखा हुआ है बेटा, 0 से लेके 9 नंबर लिखे हुए हैं। हर एक डायल में क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉक कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इफ आ डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला है, सिंपल सी चीज समझिए, आप सभी ने लॉक देखा होगा, तो लॉक में हमारे पास क्या है, 3 डिजिट का है। यहाँ पर 0 से लेके 9 तक नंबर आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। यहाँ भी कितने आ सकते हैं, 0 से लेके 9, यहाँ भी कितने आ सकते हैं, 0 से लेके 9। और साथ में ये भी बोला है कि हमारा जो रिपीटेशन है बेटा वो क्या है, अलाउड है। रिपीटेशन क्या है यहाँ पर, अलाउड है। अब बेटा जैसे क्वेश्चन में बोला गया रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पर 0 से लेके 9 मतलब 10 डिजिट्स हो गए। तो यानी कि अगर हम इस वाले पहले वाले प्लेस यानी इस वाली प्लेस को बोले, यानी कि 100 प्लेस, कौन सी प्लेस बेटा, 100 प्लेस। तो यहाँ पर ये नंबर्स कितने वे में हो सकते हैं, कितने बेटा, 10। सेम चीज टेंस प्लेस की बात करें तो यहाँ भी कितने में हो सकते हैं, रेंज 10। और यदि हम वंस प्लेस की बात करें तो ये भी कितने हो सकते हैं, 10। अब यहाँ पर चॉइस तो दी नहीं गई है, चॉइस तो दी नहीं है, मतलब किसी एक में इन समझ किसी एक को यूज करना नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा बेटा, 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे, 1000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे पास इसके। बेटा अगर मेरी बात समझ आई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं जो आपको होमवर्क से करना है। क्या करना है बेटा, होमवर्क से करना है। तो बेटा अगर मेरी यहां तक बात समझ आई है तो आपको एक क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क से करना है। क्या करना है बेटा, होमवर्क से। क्वेश्चन क्या है कि जैसे यहाँ पे 3 डायल थे, यदि इसी लॉक में 4 डायल्स होते, क्या होते बेटा, 4 डायल्स होते, 1 2 3, और रिपीटेशन अलाउ होता, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंचे तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये आंसर दे दिया तो मतलब ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हमसे, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 and 3000 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिट 2 3 4 5 6 and 7। तो बेटा हमारे पास गिवन डिजिट्स क्या है बेटा, गिवन डिजिट्स जो हमारे पास हैं वो है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बेटा, 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए बेटा, 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ चुके हैं। हमसे पूछ रहा है कि 2000 और 3000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, 2000 और 3000 के अंदर ऐसे कितने नंबर्स होंगे जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, जहां पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और वो किन नंबर से फॉर्म होने चाहिए, 2 3 4 5 6 and 7 से फॉर्म होने चाहिए। अब बेटा बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें 2000 3000, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर कितने प्लेस होंगे, 4 प्लेस होंगे, वंस, टेंस, 100 देन 1000। अब नंबर हमें 2 और 3 के बीच में ही चाहिए, तो यानी कि यहां पर हमें यानी 1000 प्लेस पे हमें किसको फिक्स करना पड़ेगा, 2 को। तो 1000 प्लेस पे आप किसको फिक्स कर दीजिए, 2 को फिक्स कर दिए, क्योंकि नंबर कहां से स्टार्ट होना बेटा, 2 से स्टार्ट होना है। अगर हमने यहां पर 2 फिक्स किया है, अगर हमने यहां पर 2 फिक्स किया है, तो यहां पर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, यहां पर बेटा सिर्फ 1 अरेंजमेंट होगा। कितना होगा, 1 अरेंजमेंट हो गया। सॉरी, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो अब यहां पर 2 हम दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। तो कितने नंबर बचे, 5।
तो यानी कि इस वाली 100 पोजीशन पर, इस वाली 100 पोजीशन पे हमारे पास कितने इवेंट आ सकते हैं? 5। कितने नंबर आ सकते हैं बेटा? 5। और ये 5 वे में अरेंज हो सकते हैं। कितने में अरेंज हो सकते हैं? 5 वे में ही अरेंज हो सकते हैं। सेम अगर हमने इनमें से ये जो 3 4 5 6 7 बचा हुआ है, इनमें से किसी एक को यहाँ पुट कर दिया तो रिपीटेशन उसका भी नहीं होना। तो अब कितने बच्चे बेटा? 4। तो यानी कि 10th प्लेस पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ सकती है? 4 आ सकती हैं। और एट लास्ट बची हमारे पास कौन सी प्लेस बेटा? 1st प्लेस। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कितना फिल कर चुके हैं? 3 डिजिट को फिल कर चुके हैं। तो कितनी बची बेटा? 3। अब यहाँ पर भी अगर हमारे पास चॉइस नहीं थी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या थी बेटा? चॉइस नहीं थी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलिए या फिर टोटल नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 जो कि 2 3 4 5 6 7 से फॉर्म हो जाएंगे और उनका रिपीटेशन भी अलाउ नहीं होगा। तो वो कितने हो जाएंगे? 1 × 5 × 4 × 3। तो बेटा 5 4 20, 20 × 3 कितना आ जाएगा बेटा? 60। तो ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे? कितना? 2000 3000 के बीच में जो कि 2 3 4 5 6 7 से फॉर्म होगा, उनका रिपीटेशन भी अलाउ नहीं होगा। तो वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 60। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 2 3 4 देन 6 विदाउट रिपीटेशन। मतलब हमें क्या करना है बेटा? अगेन एक 3 सेक्शंस का एक बॉक्स बना लीजिए। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1st डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1st डिजिट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10th डिजिट को। और द लास्ट वन किसको कर रहा है बेटा? 100 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। अब हमसे क्या बोला है कि कौन कौन से नंबर यूज करने हैं? 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 4 यूज करना है और 6 यूज करना है। और यहां पर जो नंबर फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? इवन। अगर हम इवन नंबर की बात की जाए तो हमारे पास रूल है, कोई नंबर इवन तभी होगा जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं जो कि हमारे पास 1st की प्लेस पर आ सकते हैं? क्या करने के लिए? इवन नंबर फॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास पहला 2 है, देन 4 है और देन कितना है? 6। कितना है बेटा? 1 4 एंड 6। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1st प्लेस पर यानी कि 1st प्लेस पर हमारे पास कितने नंबर हैं? 3। ठीक है, तो ये कितने वे में अरेंज हो सकते हैं बेटा? 3 वे में अरेंज हो सकते हैं। और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यदि इन तीनों में से 2 4 या 6 में से किसी भी एक को मैंने 1st पोजीशन पे फिक्स कर दिया है तो 10 पोजीशन पे कितने आएंगे बेटा? रिमेनिंग आएंगे। रिमेनिंग कितने बच्चे? 4। तो ये 4 भी हमारे पास कितने में? 4 वे में अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद बचा है क्या? 100 प्लेस। तो यहाँ बेटा रिपीटेशन में हम लोग क्या है? अलाउ है ही नहीं। तो हमने 2 तो यूज कर लिए हैं यहाँ पर पहले 1st पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे। तो 100 पोजीशन में हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा जी? 3। अगेन यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में चॉइस नहीं थी तो यहाँ पर भी एंड रूल लग जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो बेटा टोटल इवन नंबर फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 4 × 3। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना? 36। तो 36 तरह के ऐसे टोटल नंबर होंगे 3 डिजिट के जो कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 6 से विदाउट रिपीटेशन फॉर्म हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे बेटा? इवन नंबर होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो वो भी सेम कंसेप्ट पर है हमारे पास, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किस पर बेटा? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे दिए। तो बेटा फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क से करना है और जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने जहां से कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करेगा किसको बेटा? कंसेप्ट ऑफ एडिशन को, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए। चले पढ़े। क्या लिखा है? आ स्कूल ऑफर्स 4 स्पोर्ट्स क्लब, 3 म्यूजिक क्लब एंड 2 डिबेट्स क्लब. Our students wants to join exactly one activity. In how many ways can the student make a choice? अब बेटा यहाँ पर समझे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? चॉइस आ गई। मतलब हमारे पास 4 स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें से वो कितना चूज कर सकता है? 1। 3 कौन से क्लब है? म्यूजिकल क्लब है, उनमें से किसको चूज कर सकता है? 1। 2 क्या है बेटा? हमारे पास डिबेट क्लब है, उसमें से कितना चूज कर सकता है? 1। ठीक है बेटा, लेकिन करना क्या है स्टूडेंट्स को? इन सारे इवेंट में से
सम में से एक चूज करना होता तो ये बन जाता किसका बेटा क्वेश्चन, एंड रूल, यानी कि रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का। बट एग्जैक्टली करना क्या है कि इन चारों में से कोई एक चूज करना है, सॉरी इन तीनों में से कोई एक चूज करना है, या तो स्पोर्ट्स में से चारों में से कोई एक चूज कर ले, या म्यूजिक के तीनों क्लब में से कोई एक चूज कर ले, या डिबेट क्लब के दोनों क्लब में से एक चूज कर ले। मतलब तो क्या करना है, एट लास्ट एक ही करना था, यानी उसके पास क्या आ गया, चॉइस। तो इस केस में ये क्वेश्चन बन गया रूल ऑफ एडिशन का। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, 4 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 9। 9 वेज में वो क्या कर सकता है, इन क्लब को ज्वाइन कर सकता है एग्जैक्टली फॉर वन एक्टिविटी। तो बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1 कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर की एडवांस मैथ से। अब बात करते हैं हम लोग क्या बेटा, एक्सरसाइज 5.2 की। बट उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, एक कंसेप्ट पढ़ना समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन एक्चुअल में क्या होती है कि किसी भी नेचुरल नंबर के बाद हम लोग इस तरह का एक सिंबल यूज कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं बेटा, इस तरह का एक सिंबल यूज कर देते हैं। जैसे सिंपल सी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ये, तो इसको पढ़ा जाएगा 4 फैक्टोरियल, या मैंने लिख दिया 16 ये, इसको पढ़ा जाएगा 16 फैक्टोरियल। एक और लिख देते हैं क्या बेटा, ये। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सेम एक हमारे पास ये भी हो गया 18, देन हमने ये नोटेशन लिख दी, इसको क्या पढ़ेंगे आप कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर लिख दीजिएगा। अगर आप यहां तक वीडियो में आए हैं तो अब समझते हैं एक्चुअल में फैक्टोरियल नोटेशन क्यों इंट्रोड्यूस की गई और क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। और हमने क्या बोला कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर को यदि हम n से इंडिकेट करते हैं तो उसके पीछे ये सिंबल का यूज कर लेना। और इस सिंबल का यूज कर लिया तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए समझिएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फैक्टोरियल, तो आप बोल सकते हैं, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि फैक्टोरियल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब यदि आपको कहीं पर भी n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग n नेचुरल नंबर, और आपसे पूछ रहा है कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप सिंपली उसका आंसर बोल सकते हैं किसमें, फैक्टोरियल के रूप में। जैसे सिंपल सी चीज, माय क्वेश्चन इज कि स्टार्टिंग 15 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। यदि आपसे पूछे कोई कि बेटा स्टार्टिंग 20 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 20 फैक्टोरियल। एट लास्ट अगेन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा, कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्टिंग 40 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो बेटा अब हमारे पास जो मेन थिंग है कि n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको लिखा जाता है क्या बेटा, n फैक्टोरियल। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊं तो मैं इसको कैसे लिखता हूं बेटा कि n, इससे पहले क्या नंबर होगा, n-1, क्या होगा बेटा n-1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले क्या होगा n-2, उससे पहले क्या होगा n-3, एंड सो ऑन करके एट लास्ट हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 2 × 1। अब यदि मान लीजिए मैं बोलूं कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 फैक्टोरियल मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 × 5 कितना होगा 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा 60, 60 × 2 कितना हो जाएगा 120। तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 120। वैसे ही मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो यानी कि 4 3 12, 12 2 कितना 24। वहीं पे आपसे मैं पूछूं 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा अगर फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप 6 फैक्टोरियल क्या होगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा। ठीक है बेटा, तो होप सो यहां तक आप समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल को एक्चुअल में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने पास क्या, फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज किया जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 2 3 4 केसिंग दी हुई है, और यहाँ पर ये 4 बुक हैं। कितनी है बेटा, 4 बुक हैं।
तो सिंपल हमारे पास जो क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है कि यदि आपके पास 4 बुक है तो इन शेप्स में आप किस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा सिंपली मान लीजिए मेरे पास 4 बुक है, तो मैं पहली शेप के अंदर चारों को बुक को अरेंज कर सकता हूँ। कितने को अरेंज कर सकता हूँ? चारों को अरेंज कर सकता हूँ। अब मैंने एक रख दी है तो रिमेनिंग 3 कहाँ अरेंज हो सकती है? यहाँ इन 3 में अरेंज हो सकती हैं। अगर मैंने 2 अरेंज कर दी, मान ली रेड और ब्लू मैंने ऑलरेडी यहाँ फिक्स कर दिया है, तो बची कितनी? ग्रीन है। लो, तो यहाँ पर भी क्या 2 वे में अरेंज हो सकती हैं। अब एट लास्ट यदि मैंने सारी बुक पुट कर दी है, ग्रीन भी पुट कर दी, मेरे पास क्या बची? सिर्फ येलो। तो यहाँ पर उसको सिर्फ एक वे में अरेंज कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम किसी भी इवेंट को अरेंज कर सकते हैं वो कितना हो जाता है कि जितने अरेंजमेंट है कितना n फैक्टोरियल। इस केस की बात की जाए तो यहाँ कितने थे? 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी? 24। यानी कि इन 4 बुक्स को हम इन 4 शेप्स के अंदर 24 वे में अरेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज, मैंने यहाँ पर रेड रख दी तो यहाँ पर ब्लू, ग्रीन और येलो रख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ ब्लू रख दी है तो फिर रेड यहाँ पर, ग्रीन यहाँ पर और येलो यहाँ पर। यदि मैंने यहाँ पर ग्रीन फिक्स कर दी तो बेटा रेड यहाँ, ब्लू यहाँ और येलो यहाँ लास्ट में आ जाएगी। अब जैसे सिंपल सी चीज, मैंने यहाँ पर अगर रेड फिक्स कर दी थी तो बेटा अब ये तीनों अरेंज हो के आ सकते हैं कि पहली बार रेड आ गई तो इस बार ब्लू आ जाए, पहली बार यहाँ पर रेड आ गई तो क्या आ जाए? ग्रीन आ जाए, रेड आ गई देन कौन आ जाए? येलो आ जाए। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि कोई हमें एन इवेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक इवेंट में एन टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमसे पूछे कि उसके टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, तो बेटा वो कितने हो जाएंगे? एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? एन फैक्टोरियल। जैसे हमारे क्वेश्चन में 4 बुक्स थी तो वो कितना अरेंजमेंट हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब चलिए यहाँ तक बात समझ चुके हैं तो अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ को। एक्सरसाइज 5.2, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कितना बेटा? 6 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ओके ठीक है, तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं इनको थोड़ा सोल्व करूं तो मैं इसको 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 6 इंटू 5, और इसके बाद आएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा अगर मैं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई गलत तो होगा नहीं। क्या लिख दूं बेटा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पर भी तो लास्ट में स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है और फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 5 फैक्टोरियल लिख दिया। सेकंड मेरे पास क्या है बेटा? 5 फैक्टोरियल। क्या है बेटा? 5 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो दोनों में कॉमन कौन आया बेटा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल दोनों का ही 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का फैक्टर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है बेटा? 120। अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है बेटा? वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारे पास क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम अगेन यहाँ पर देखें 6 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा है बेटा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को हम एज इट इज कॉपी कर दें। क्या कर दें? 5 फैक्टोरियल को एज इट इज कॉपी कर दें। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास 5 फैक्टोरियल का एक मल्टीपल है। ठीक है बेटा, 6 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ एक 5 फैक्टोरियल, यहाँ देखिए ना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो यानी कि ये 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल है। और इससे छोटा कोई भी नंबर जो 6 फैक्टोरियल की मल्टीपल होगा वो कुछ होगा ही नहीं। तो यानी कि बेटा हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया वो कितना आ गया बेटा? 6। कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 6 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है बेटा किसके? 60 के। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि n फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे बेटा? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, डिवाइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है? n-3 फैक्टोरियल। n-3 फैक्टोरियल पर रुकने का रीजन था क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज क्रिएट हो चुकी है, तो हम यहां से इसको कैंसिल कर देंगे और इसके इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है? 60। क्या चल रहा है? इसके इक्वल टू 60। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 60।
अब बेटा यहाँ पर दो तरीके, या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर ले, यानी कि n की वैल्यू रख के देखें, पहले 1 रख के देखें फिर 2 रख के देखें, जो सेटिस्फाई करेगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। या सेकंड वे क्या है कि मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लूं और देन उसका फैक्टराइजेशन और वैल्यूज निकाल दूं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर जो ये है कि 9th क्लास में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाया नहीं है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के बाद मतलब कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाएगी वो सिखाया नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने के लिए 60 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी कि 60 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 6 × 10। अब यहाँ पर 10 आया है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना कंपलसरी है। किसका बेटा, 2 और 5 का होना कंपलसरी है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर 5 तो चाहिए, तो यदि मैं लेट n इज इक्वल टू 5 मान लूं, अगर मैं यहाँ पर क्या मान लूं, n इज इक्वल टू क्या मान लूं बेटा, 5 मान लूं, तो क्या ये मुझे वैल्यू देगा। यदि मैंने n के प्लेस पे 5 पुट किया तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो बेटा 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो सेटिस्फाई किया। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 3rd सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3rd की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 3rd उसके इक्वल टू दिया है 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है x/7 फैक्टोरियल। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइड में है, किस में है बेटा 7 फैक्टोरियल डिवाइड में, तो 7 फैक्टोरियल इस पूरे टर्म के किस में आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसके इक्वल टू क्या बचा हमारे पास x। अब बेटा जैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो हमारे जो बेसिक रूल है कि इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और इस 7 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, वो हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल है प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने आते हैं तो 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बेटा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। अभी आपको समझाया था किस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारे पास x चल रहा है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 7 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 42 प्लस 7, ठीक है बेटा। तो हमारे पास फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 प्लस 7 इज इक्वल टू 49। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो आंसर हो गया बेटा, हो गया बेटा 49। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 4 पार्ट और पूछा है x फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो जस्ट हमने कैलकुलेट की थी कि x फैक्टोरियल की वैल्यू दी है कितनी बेटा 120, और 120 कब आता था, जब हम 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी 5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट दिया हमारे पास क्या बेटा, x फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो हमारे पास आ जाएगा x फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना बेटा जी, ये क्या होगा, हाँ 576 24 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 576 किसके बराबर 24 के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको कुछ ना करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 24 का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 4 से जाएगा 6 टाइम, 3 से जाएगा 2 आ जाएगा और देन 2। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 4 × 3 × 2 × 1, और ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल बराबर होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, x फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माइनस 25 x फैक्टोरियल प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बेटा अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि लेट x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y मान लीजिए। तो जैसे हम x फैक्टोरियल के प्लेस पे y पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म करना आपको आता है, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ा इजीली। तो यहाँ पर पहला रूल क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट यानी 24, यानी 24 ही आ जाएगा। अब 24 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिले बट प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाए 25, तो बेटा वो 24 × 1 ही हो सकते हैं। अभी हम -25 है तो दोनों के सामने क्या ले लेंगे बेटा माइनस का साइन ले लेंगे। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए हैं। यहाँ हो जाएगा 24y माइनस y प्लस
24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, y माइनस 24, और यहाँ पर माइनस y 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो 24 आई है और एक कितनी आई है बेटा, +1। कितनी आई है बेटा, +1। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, अगर y इक्वल टू यानी x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y, और हम y की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। सेकंड पार्ट, यदि हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 लेते हैं, ठीक है, तो 24 लेते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि 24 किसके बराबर होता है, 4 फैक्टोरियल के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू दो आई हैं, 1 एंड 4। चाहिए बेटा 1 एंड 4। ऑप्शो यहाँ तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी। क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी बचा हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है बेटा, x+2 फैक्टोरियल माइनस x+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिया हुआ है x फैक्टोरियल, और इसके इक्वल टू लाना है क्या, 49। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब डिवाइड में हमारे पास x फैक्टोरियल है, तो हम ट्राई करेंगे न्यूमरेटर में जो टर्म दिया हुआ वहां पर भी x फैक्टोरियल तक पहुंचे। तो यदि हमें x फैक्टोरियल तक पहुंचना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x+2 x+2 -1 x+2 -2, और यहाँ जब हम +2 से -2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा बेटा जी, 0 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x फैक्टोरियल। यहाँ माइनस ऐसे ही रख दीजिएगा, और यहाँ पर x+1 और देन x+1 -1 हमें क्या क्या बन जाएगा, x फैक्टर x। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल, यानी कि x फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट होगी। अब आप क्या करें, डिवाइड में x फैक्टोरियल को एज इट इज कॉपी कर दें, और इसको इक्वल टू 49 ऐसे ही रखते हैं। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x+2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होगा, x फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर भी x+1, और यहाँ पर हमारे पास x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल हमें ऑलरेडी दिया है, और इक्वल टू क्या है बेटा, 49। अब x फैक्टोरियल यहाँ भी है, x फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ से क्या करें बेटा, x फैक्टोरियल को कॉमन ले लें। क्या करें, x फैक्टोरियल को क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें, और साथ में x+1 को भी कॉमन ले लें। तो यदि x+1 और साथ में x फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x+2 और यहाँ बचेगा -1 डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, 49। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x+1 और यहाँ भी क्या बचेगा बेटा, x+1, और इज इक्वल टू कितना है बेटा, 49। थोड़ा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x+1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा जी, 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा जी, 7। सो x की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 - 1 इज इक्वल टू कितना बेटा जी, 6। तो बेटा ये था हमारे पास कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th एडवांस मैथ की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके साथ 5.3 और 5.4 सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिनको हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की मदद से सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यदि ये आज की क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड फर्दर अपडेट मिलती रहे।